एक राज्य सरकार एक पूरे राज्य में दुकानों, ढाबों, होटलों और रेहड़ियों तक को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखने का फरमान निकालती है। स्कूल में समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय की या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहाँ का नाम रखा गया है। कुछ लोग इसकी तुलना यहूदियों से करने लगते हैं। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। कुछ इसे धार्मिक रंग देते हैं। तो हजारों लोग निकलेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुस्लिम है, इनके यहाँ से आम नहीं खरीदना। परंतु मेरे अनुसार ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है, क्योंकि ये कदम एक ऐसी चीज की काट है जो भारत समेत विश्व को निगल रही है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे समझना पड़ेगा, जिसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुधीर मिश्रा नामक एक पत्रकार ने सोनू सूद को कहा कि सोनू सूद के लिए ऐसी रोटी पार्सल की जाए जिस पर थूका गया हो, और उस पर सोनू सूद ने कहा कि भगवान राम ने भी तो माता शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। परंतु सुधीर मिश्रा ने यानी एक पत्रकार ने ये सभी बातें सोनू सूद के लिए क्यों कही। तो चलिए मुद्दे को ना विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नियम आया, या कहा जाए कि एक नियम को इम्प्लीमेंट किया गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आगे बताऊंगा, पर इस नियम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उन सभी लोगों को जिनके भी ढाबे, रेस्टोरेंट, फलों की रेहड़ियां कावड़ लेकर जा रहे धार्मिक यात्रियों के रास्ते में पड़ती हैं, उन्हें अपनी अपनी रेहड़ी या ढाबे के सामने अपने असली नाम लिखने होंगे। यह नियम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों पर बराबरी से लागू होता है। अब इस नियम के इम्प्लीमेंटेशन कराने के बाद इस नियम को धर्म और मजहब की दृष्टि से देखा जाने लगा। मुद्दा बनाया जाने लगा कि सरकार और प्रशासन नहीं चाहता कि मुस्लिम समुदाय से कोई कावड़ यात्री सामान ले, इसीलिए यह नियम बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के विक्रेता कहते बताए गए कि मात्र उनके नाम ही खरीदारों को उनसे दूर भगा देंगे। और इस आर्टिकल को शेयर करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह सरकार एक समुदाय के प्रति दमनकारी नीति अपना रही है। परंतु अजीत अंजुम एक विक्रेता के पास पहुंचे जिसका नाम मोहम्मद हादी था। उससे भी टाइम्स ऑफ इंडिया वाला ही प्रश्न पूछा गया, तो उसका उत्तर टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लिखा है उससे पूर्णतः विपरीत था। तो मैं तो ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे अब कांवड़ यात्री जब इधर आएंगे तो अब ये देख के लगता है क्या रुकेंगे, या जैसा माहौल बन गया हो सकता है यहाँ आए नहीं कि ये तो मोहम्मद हादी की दुकान है, यही वो लोग चाहते हैं। वैसे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, कोई आधा ही होता है जो नाम देख के चला जाता है, वैसे सब चाय वाय पीने आते हैं। यहाँ तक कि कावड़ यात्रियों ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी बात को पूर्णतः झुटलाया। आ रहे हो इतनी दूर से, बहुत जगह खाने पीने के लिए रुके होंगे बिहार, तो आप रुकने से पहले देखते हो कि ये चाय की दुकान किसकी है? नहीं बिल्कुल नहीं, इंसान तो एक ही है। फिर भी रवीश कुमार को यह नियम बहुत ही शर्मनाक लगा, परंतु ये सभी बातें एक ही पक्ष और एक ही विचारधारा को दिखाते हैं। विषय को ढंग से समझने के लिए दूसरे पक्ष को जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो दूसरा पक्ष कहता है कि एक समुदाय विशेष के लोग भोजन बनाते समय या फलों वनस्पतियों पर थूक रहे हैं। और उसी समुदाय की एक महिला इस बात को मान भी रही है। अभी हम पानी मांगे तो भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे, थूक के पानी देंगे। हाँ, ये असलियत है, तो आप लोग क्यों कहेंगे। या फिर सब्जियों को गटर में धोया जा रहा है। मौलाना मान रहे हैं कि बर्तनों या भोजन में थूकना उनकी आस्था है। आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई छूट नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों खाऊं? बात केवल थूकने तक सीमित नहीं रही, मूत्र आदि तक भी पहुंच चुकी है। ले मूत दिया तेरे फ्रूट्स पर, गॉट रियल। अब इसके अलावा फिर ऐसे बहुतेरे मामले सामने आए जिसमें एक समुदाय के लोग जो ढाबे इत्यादि चला रहे थे वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दूसरे धर्म की आइडेंटिटी लगाकर अपना धंधा कर रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले ऐसे ढाबे जिनके नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, जनता वैष्णो ढाबा, खाटू श्याम रेस्टोरेंट या इसी प्रकार के नाम रखे जाते हैं, कई बार उनके असली मालिक मुस्लिम होते हैं। मतलब मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे मजहब में अलाउड नहीं है, परंतु जय माता दी ढाबा चला सकता है। अब इस विषय को ना तीसरे अध्याय में बहुत ढंग से समझेंगे। अब इस पूरे विषय पर बाबा रामदेव ने जो प्रतिक्रिया दी, पहले वो देखिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है
तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। बाबा की बात सही है। अब जाकिर अली त्यागी, वसीम अकरम त्यागी और सैमुल्ला खान, इनके ट्वीट्स देखिए। ये ट्वीट्स अपने आप में चीख चीख कर बोल रहे हैं कि एक मजहब के लोग दूसरे धर्म के लोगों की आइडेंटिटी चुरा कर, तो जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत एक ग्राहक को क्या यह मालूम नहीं होना चाहिए कि वो किससे सामान खरीद रहा है। अब आते हैं उस बात पर कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस नियम को इम्प्लीमेंट किया गया है, ना कि नियम लाया गया है। तो इसका उत्तर यह है कि यह नियम 2006 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब यूपी में आ चुका था। नियम बिल्कुल भी नया नहीं है और इसको 2011 में सेंटर में मनमोहन सिंह लेकर आए थे। ढाबे से लेकर रेस्टोरेंट तक हर स्थान पर अपना नाम लिखना, लाइसेंस दिखाना अनिवार्य किया गया था। और यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसी समय मालिक का नाम, कंपनी का नाम और लाइसेंस नंबर दिखाना आवश्यक कर दिया गया था। अब तो केवल उस रूल को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है और यह नियम कांग्रेस और मुलायम के समय का है। प्रश्न केवल ये कि क्या देश के नियम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। अब एक और तो नियम को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा था और दूसरी ओर सोनू सूद कह रहे थे कि किसी भी स्थान पर केवल एक ही नाम लिखा होना चाहिए और वो है ह्यूमैनिटी। और इसीलिए उन्हें एक पत्रकार द्वारा कहा गया कि भाई फिर थूका हुआ खा लो, जिस पर सोनू सूद भगवान राम को बीच में ले आए और सोनू सूद की बात को ना कई तरीके से रिबट किया जा सकता है। जैसे आज था, माता शबरी भगवान राम के सामने बैठकर बेर चख रही थी और उसके बाद ही उन्हें खिला रही थी। क्या ये लोग जिसे भोजन कराने वाले हैं उसी के सामने भोजन में थूक रहे हैं या उनके पीछे से भोजन में थूक रहे हैं? अगर पीछे से थूक रहे हैं तो भाई ये छल है, ना कि शबरी माँ की आस्था। तो शबरी माँ का उदाहरण आस्था का है और जिन्हें सोनू सूद डिफेंड कर रहे हैं उनका उदाहरण धोखे का है। क्या शबरी माँ को इनके साथ इक्वेट करना चाहिए था? किसी और मजहब में ऐसा किया होता तो अब तक ब्लेसफेमी हो चुकी होती। अब इस पर कंगना रनौत ने सोनू सूद से पूछा तो भाई फिर तो हलाल फूड्स के स्थान पर भी ह्यूमैनिटी ही लिखा होना चाहिए। अब ये जो कह दिया कंगना ने ये बहुत अलग है और आइडेंटिटी रिवील करना किसी भी धर्म या मजहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्यों होना ही नहीं चाहिए, वो अगले अध्याय में समझते हैं। देखिए, जो पूरा मुद्दा चला है ना, इसके कोर में एक चीज है, धार्मिक कारणों से भोजन का चुनाव। और ये चुनाव करने का अधिकार ऑलरेडी सभी रिलीजन्स को मिला हुआ है। यहूदी समुदाय अपने धार्मिक कारणों से अपने फूड में कुछ रूल्स फॉलो करता है जिसे कोशर रूल्स कहते हैं। पहला रूल, इन रूल्स को मानने वाला कोई भी यहूदी मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को एक साथ नहीं खा सकता। इवन ये दोनों चीजें पेट में भी एक साथ नहीं मिल सकती। सरल शब्दों में, जब तक खाया हुआ मीट डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप दूध भी नहीं पी सकते। दूसरा रूल, मीट प्रोडक्ट्स तब तक कोशर नहीं है जब तक एक पर्टिकुलर तरीके से एनिमल का दी एंड नहीं किया जाता है और ये दी एंड एक सर्टिफाइड यहूदी बंदा ही करता है। पारवे फूड यानी कि वो फूड जो ना मीट है ना डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे कि फ्रूट्स, इन्हें आप मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ले सकते हैं। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो प्रतिबंधित हैं, जैसे कि सी फूड में क्रैब्स और लॉबस्टर्स या फिर एनिमल्स में पिग्स। यहूदी इस पूरे सिस्टम को प्योर समझकर फॉलो करते हैं और इसे सर्टिफाई करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। चलिए अब एक ऐसे समुदाय के बारे में बात करते हैं जिसकी बात करने से यूट्यूब को बुरा लग जाता है, जिसका जन्म सऊदी अरब में हुआ है। यह समुदाय भोजन में हलाल प्रैक्टिस करता है, जिसका मतलब होता है प्योर। और इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले रूल में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी रिलीजन के किसी कर्मचारी को चेक करना है कि पशु जिंदा है या नहीं। दूसरे रूल के अनुसार इसी रिलीजन के कर्मचारी को ही पशु को खत्म करना है। तीसरे रूल में इसी रिलीजन का कर्मचारी ही जांच कर सकता है कि पशु सही से हलाल हुआ है या नहीं। चौथे रूल में भी इसी रिलीजन के कर्मचारी को ही हलाल का टैग लगाना है उस बॉडी पर और उसको पैक करना है। यानी चेकिंग से लेकर टैग लगाने से लेकर एंड प्रोसेसिंग तक केवल एक ही रिलीजन के एम्प्लॉइज। और ये केवल भारत का हाल नहीं है। द डिपार्टमेंट ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, इनकी गाइडलाइंस में भी यही सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। अब यदि सिख समाज की बात करें तो इस समाज के लोग रिलीजियस कारणों से झटका मीट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिलीजन ऐसा कहता है। जैन समाज के लोग तो आलू, प्याज, लहसुन तक नहीं खाते हैं विद अ कंप्लीटली रिलीजियस रीजन। ये सभी रिलीजन्स अपनी फूड चॉइस को प्योर कहते हुए ऐसा सब कर रहे हैं। सरल शब्दों में, भोजन की शुद्धता। हिंदुओं में भी आयुर्वेद के अनुसार भोजन के कई रूल्स बनाए गए हैं। वो अलग बात है कि ये रूल्स मानव मात्र के लिए हैं और रिलीजियसली नहीं बनाए गए हैं, परंतु कुछ रूल्स तो हिंदू तीर्थयात्रियों के भी होते हैं, जैसे नवरात्रों के, सावन के महीने के या फिर कावड़ियों के, जिन्हें तोड़ा जाता है। कौन से हैं वो रूल्स, कौन तोड़ता है उन्हें, और क्या इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार दुकानों पर नाम लिखवा रही है? ये सब आगे देखते हैं। चलिए एक उदाहरण से इस अध्याय का आरंभ करते हैं। आप एक विक्रेता के पास जाते हैं और उससे
बिस्लरी की पानी की बोतल मांगते हैं। वो आपसे 20 रुपये लेता है और एक बोतल आपको दे देता है। आप थोड़ी जल्दी में होते हैं तो बोतल के नाम पर आपका ध्यान नहीं जाता। पानी पीने के और आगे जाने के बाद आपको पता चलता है कि बोतल बिस्लरी की नहीं थी, बिलसरी की थी। तो क्या आपको ठगा हुआ फील होगा? और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैंने लिवाइस की टी शर्ट ली थी लिवाइस के शोरूम से। दाम भी उतने ही थे जितने एक लिवाइस की टी शर्ट के होते हैं। बाद में पता चला पूरा शोरूम फेक था। सारे कपड़े फेक ब्रांड के थे और टी शर्ट भी थोड़े ही समय में खराब हो गई। फिर थोड़े समय बाद पुलिस ने शोरूम के मालिक को पकड़ लिया। अब आप बताइए ये केस ठगी का है या नहीं? अब इस उदाहरण के बाद दूसरे केस को देखते हैं। तो कोई किसी मजहब का व्यक्ति दूसरे धर्म के इष्ट देवताओं के नाम पर दुकान चलाएगा। जैसे सलीम शिव ढाबा चलाता है। शिव आपके आराध्य हैं, आप निसंकोच वहां चले जाते हैं। लेकिन जब यूपीआई से पैसे देते हैं तो आपको पता चलता है कि शिव ढाबा सलीम का है। बिस्लरी वाले उदाहरण में और इस उदाहरण में क्या अंतर है? दोनों ही केसेस में धोखाधड़ी है। बिस्लरी के केस में आप विक्रेता को अरेस्ट करवा सकते हो, पर यदि आप दूसरे केस में ऐसा करते हो तो आपको बिगट बोल दिया जाएगा। ऐसा क्यों? यशवीर महाराज ने एक मुहिम चलाई जिसे 1 वर्ष के उपरांत सुना गया। मुहिम में यशवीर महाराज की मांग थी कि कांवड़ियों के रास्ते में कई ढाबे या खान पान की रेहड़ियां आती हैं और इनमें से कई दुकानों पर असली आइडेंटिटी को बदलकर दूसरे धर्म के इष्ट के नाम पर दुकान का नाम रख लिया गया है। तो ये लोगों से छल किया जा रहा है। पूरी एक लिस्ट है मेरे हाथ में जिसमें सैकड़ों दुकानें हैं और जिनके मालिक मुसलमान हैं, लेकिन दुकान जो है वो हिंदू नाम पर है। अब इस छल के बाद कांवड़ यात्री किसी भोजनालय में भोजन करते हैं और कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का सवाल है। कांवड़िए रीति रिवाज का पालन करते हैं। ऐसे में खाने पीने को लेकर पूर्व में अक्सर विवाद हो जाते थे, तो इस तरह के विवाद खड़े ना हो इसीलिए सरकार ने इस तरह के नियम कायदे बनाए और उसे लेकर अब सियासत हो रही है। पुलिस की बात सोचने योग्य है और सहारनपुर के डीआईजी ने कहा कि पूर्व में इस प्रकार के कई विवाद कांवड़ यात्रियों के साथ हो चुके हैं, जहां ढाबा वेज था परंतु नॉन वेज भोजन भी वहीं बन रहा था क्योंकि आइडेंटिटी छुपाई गई थी। तो इसीलिए यात्रियों को पूरी जानकारी होना आवश्यक है। एक मुजफ्फरनगर में ही माँ वैष्णो ढाबा बोल के कोई उस्मान या जो भी रहे हो वो चला रहे थे ढाबा। कांवड़ यात्रा एक बड़ी शुद्ध यात्रा होती है जिसमें लोग महीनों से पैदल चलने की प्रैक्टिस करते हैं। नमक जो है नहीं खाते हैं, सेंधा नमक पर अपने आप को रखते हैं और पवित्र कांवड़ का पानी लेकर जाते हैं, कहीं नीचे की गंदगी में भी नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले से आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से सेव में थूक कर दिया जाता था, किस तरीके से जो है क्या क्या किया जाता था वो कहने की जरूरत नहीं है। तो वो मुजफ्फरनगर में ही वो बवाल हो गया। उस ढाबे पे खाने के बाद कांवड़ियों के ये शुद्ध खाना यहाँ होगा, वैष्णो माता का नाम है तो हम चलें, तो पता चला वहां उस्मान मियां जो है कुछ बेच रहे थे। तो इसके बाद प्रशासन ने 2006 में बने इस नियम को इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने भोजनालयों को निर्देश दिए कि भोजनालय के बाहर न केवल मालिक का नाम बल्कि वो सभी लोग जो भोजन बनाते हैं उनका नाम भी लिखना अनिवार्य है, ताकि जो भी यहाँ भोजन करने का निर्णय ले उसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो। और कई होटल वालों ने इसी कारण एक मजहब के लोगों को अपने भोजनालयों से निकालना प्रारंभ कर दिया है। अब इस निर्णय पर डिबेट हो सकती है, पर एनी हाउ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन की चॉइस तो सभी के पास होनी ही चाहिए। शंभू भोजनालय में यदि सलीम मांसाहारी भोजन स्वयं खाने के बाद उन्हीं हाथों से शाकाहारी भोजन बनाता है और इससे किसी कांवड़ यात्री का नियम टूटता है, तो उसे ये जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि उसका भोजन कौन बना रहा है? क्या उसकी चॉइस के लिए वो बिगट हो जाएगा? यही चॉइस तो हलाल या कोशर में भी है। जब इस मुद्दे को एक तरफा देखते हैं तो यह चॉइस का मामला लगता है, पर जब इसे हलाल के साथ जोड़कर देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम क्रांतिकारी प्रतीत होने लगता है। कैसे? वो आगे देखते हैं।
देखिए, यदि ये समझना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम क्यों एक क्रांतिकारी कदम है, उसके लिए हमें पहले हलाल की इकोनॉमी को समझना होगा। विश्व में लगभग 190 करोड़ लोग ऐसे रिलीजियस ग्रुप से हैं जिनके लिए हलाल भोजन ही अनिवार्य बताया गया है, रिलीजियस कारणों से। अब पता कैसे करें कि भाई भोजन हलाल है या नहीं, क्योंकि आजकल तो पैकेट में फूड आने लगा है। तो जी, इसके लिए फूड को सर्टिफिकेशन मिलता है। ये सर्टिफिकेट की प्रैक्टिस ढंग से हो, इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जो उन गाइडलाइंस के बाद सर्टिफिकेशन देती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन गाइडलाइन से ये क्लियर है कि इस पूरे प्रोसेस में रिलीजन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ही दिया जा रहा है। क्या ये भारतीय संविधान के विरुद्ध नहीं है? और नॉन वेज फूड के एम्प्लॉयमेंट चेन से नॉन मुस्लिम्स को बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। परंतु अभी गेम ना नॉन वेज फूड का भी नहीं रह गया है। स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट आपको डिटेल में डिस्क्राइब करती है कि हलाल आटा क्या है। आशीर्वाद आटा ने इन गाइडलाइंस को फॉलो किया तो उन्हें हलाल का सर्टिफिकेट मिल गया। और फिर आटा ही क्यों, आपके नमक में, कॉर्नफ्लेक्स में, शहद में, टूथपेस्ट में, आइसक्रीम में, नमकीन, बिस्किट में या फिर स्नैक्स में, सब में हलाल सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। और इन्हें सर्टिफाई करने वाली कंपनियों में भी केवल एक कम्युनिटी के लोग ही काम कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट, स्टॉक मार्केट, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स तक हलाल सर्टिफाई हो चुकी हैं। भारतीय क्रिकेटर्स का खाना, यहाँ तक कि मंदिर का प्रसाद तक हलाल पहुंच चुका है। कंपनीज की बात करें तो हिमालय, अडानी, रिलायंस, टाटा कंज्यूमर, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमूल, क्वालिटी, डाबर, मदर डेयरी, यहाँ तक कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड मिल जाएंगे। और इसका कारण एक दादागिरी है। आप सर्टिफिकेशन नहीं लेते तो आपके विरुद्ध फतवे आ जाते हैं। तमिलनाडु के मुस्लिम संगठन ने बाबा रामदेव के पतंजलि उत्पादों के खिलाफ फतवा जारी किया है। तमिलनाडु तौहीद जमात का आरोप है कि रामदेव के उत्पाद में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है जो उनके लिए हराम है। ये हलाल सर्टिफिकेट ना पैसे देकर मिलता है। एक कंपनी के 60,000 रुपए 3 साल के और फिर 1500 रुपए पर प्रोडक्ट अलग से, और फिर इसको रिन्यू कराओ हर साल या हर 3 साल बाद। अब भारत में कितने प्रोडक्ट, कितने पैकेज बिक रहे हैं आप खुद गिन लीजिए। नहीं गिन पाएंगे आप तो मैं बता देता हूं। फूड बेस्ड हलाल सर्टिफिकेशन से होने वाली कमाई इन ऑर्गेनाइजेशंस की 2020 तक ही $2 ट्रिलियन फांद चुकी थी। 2025 के अंत तक $7.7 ट्रिलियन का अनुमान है, यानी भारत की आज की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक। कहाँ जाता है ये पैसा? सर्टिफिकेट देने वाली संस्था के पास। भारत में ये सर्टिफिकेट जमीयत उलेमाए हिंद देती है, तो इस संस्था के पास जाता है ये पैसा। क्या आइडियोलॉजी है इस संस्था की? ये संस्था 1919 में खिलाफत आंदोलन करने वालों ने बनाई थी, जो पूरा आंदोलन भारत के खिलाफ था एक प्रकार से। अब जमात का 2028 तक का टारगेट है 1.25 करोड़ मोमिन तैयार करना, जो भारत में दीन का संदेश फैलाएंगे। शहर और राज्य चुन लिए गए हैं। इसके अलावा जमीयत भारत में आतंकवादियों के केसेस लड़ रही है, जिनका नाम तक लेने से YouTube वीडियो को 18+ कर सकता है। सरल शब्दों में आपके ही पैसों का प्रयोग करते हुए रिलीजन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। खटीक जैसे पूरे समुदाय को बेरोजगार कर दिया गया है। भारत पर आक्रमण करने वालों के केसेस लड़े जा रहे हैं। और विजन 2028 ये किस लिए किया जा रहा होगा, वो आप स्वयं सोचिए। सारा काम भारत प्रेम का तो नहीं लगता है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि इस सिस्टम से भाई लड़ना चाहिए या नहीं। आई थिंक सब हाँ ही कहेंगे कि भाई लड़िए। तो क्या हो सकता है इससे लड़ने का तरीका? केवल 2 तरीके हैं। या तो सरकार इस सिस्टम को बैन कर दे, जैसे उत्तर प्रदेश ने 2023 में किया था, या फिर लोग ही ऐसे प्रोडक्ट को लेना छोड़ दें जो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ आता है। लोग तब छोड़ेंगे इसे जब उन्हें इस बारे में पता होगा, और पता तब होगा जब जागरूकता आएगी इस बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब से ये निर्णय लिया गया है कि दुकान के बाहर अपना नाम लिखना है, दुकान के बाहर अपना लाइसेंस लगाना है, तब से हलाल पर वो डिबेट छिड़ी है जो इससे पहले कभी नहीं थी। 2023 में यूपी सरकार ने हलाल पर जो प्रतिबंध लगाया था, कांवड़ के अब इस सीजन में इसका स्ट्रिंजेंट तरीके से पालन हो, ये गाइडलाइंस आई हैं। इसी के पश्चात उत्तराखंड और उज्जैन में भी निर्णय लिया गया है कि 2006 के निर्णय के अनुसार दुकानदारों को अपना नाम मेंशन करना होगा दुकान के बाहर। और इसी के पश्चात जयपुर में भी निर्णय लिया गया है कि दुकानदारों द्वारा ग्राहक को यह बताना आवश्यक है कि हलाल बेचा जा रहा है या झटका। हलाल पर जिस डिबेट और डिस्कशन की आवश्यकता थी इतने वर्षों से, वो अब होने लगी है। दूसरी ओर हलाल सर्टिफिकेशन के कारण एक पूरा दलित समुदाय, एक पूरा खटीक समुदाय रोजगार से बाहर चला गया था। रिलीजन बेस्ड जॉब्स मिलने लगी थी, तो दुकान के सामने ओनर और वर्कर की आइडेंटिटी लिखी होने के कारण देयर आर चांसेस कि इस देश में दलित समुदाय की नौकरियां बढ़ जाएं। सही गलत पर डिबेट हो सकती है, पर योगी सरकार का ये स्टेप पहला ऐसा स्टेप है जो हलाल जैसी व्यवस्था को उसी की भाषा में उत्तर देता है। यदि ये स्टेप ऑर्गेनाइज्ड हो जाए और इसके साथ एक सर्टिफिकेट जुड़ जाए तो कदाचित हलाल को काउंटर किया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि जो स्टेप हलाल जैसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस को काउंटर करने की डायरेक्शन में है, उससे कौन लोग नाखुश हैं और क्यों, वो आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे एक मजहब के लोग हलाल के थ्रू या दूसरे रिलीजन के लोग कोशर के थ्रू बाकी धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, पर उस पर
कभी भी किसी ने भी हल्ला होते हुए नहीं देखा, बल्कि ऐसी प्रैक्टिसेस को उन लोगों के द्वारा भी अपना लिया गया जिनके लिए हलाल खाना उनके गुरुओं तक ने मना कर रखा। तो यदि इतने सहिष्णु लोग केवल वर्ष में 1 महीना कुछ धार्मिक कारणों से किसी प्रकार के नियमों की मांग करते हैं तो उसमें किसी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इस मुद्दे को कुछ ऐसा घुमाया जैसे ये तो जर्मनी या साउथ अफ्रीका जैसी सिचुएशन आ चुकी हो। उस आम के ठेले के साथ बेचने वाला अगर मुस्लिम है तो उसे अपने नाम का पोस्टर लगाना पड़ रहा है। ये पकौड़े वाला बोल रहा है कि रूल केवल एक समुदाय के लोगों को फॉलो करना है, जो कि झूठ है, सरासर झूठ। और ऐसा झूठ बोल बोल कर ही आपको बरगलाया जा रहा है। फिर भाई आगे ये बोलता है कि यूपी में भाजपा के अंदर हार के कारण बेचैनी है, और उसके आगे जो भाई ने बोला वो सुनो। लेकिन उस बेचैनी के शिकार मुस्लिम भी बंगाल से लेकर यूपी तक में हो रहे हैं या होने वाले। यूपी में 2006 के नियम को इंप्लीमेंट करने के कारण इसने बंगाल तक के एक समुदाय के लोगों को भड़का दिया, और अभी तो हमने मात्र 2 मिनट की वीडियो देखी है। तो हजारों लोग निकलेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुस्लिम है, इनके यहां से आम नहीं खरीदना है। वीडियो के मात्र 2.5 मिनट में ही झूठ के आधार पर एक समुदाय को बरगलाया जा रहा है, न केवल यूपी के बल्कि बंगाल तक के, और प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और ये कोई एक वीडियो नहीं है जिसमें इसने ऐसा किया है। इसके थंबनेल देखिए। इस थंबनेल को देखकर क्या लगता है, क्या प्रयास किया जा रहा है? ये दूसरा थंबनेल है, इसमें भी झूठ के आधार पर उसी समाज को बरगलाया जा रहा है। ये तीसरा थंबनेल है और इसमें भी प्रयास वही। ये चौथा थंबनेल देखिए, ये 5वां देखिए, और ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। हर वीडियो के थंबनेल को देखिए और थंबनेल में मात्र एक ही चीज दिखेगी कि एक विशेष समुदाय के लोगों को बरगलाया जा रहा है। नियम हर एक धर्म मजहब के लोगों को फॉलो करना है, पर प्रयास ये है कि केवल एक स्पेसिफिक मजहब को बरगलाया जाए। और ऐसा केवल ये पकौड़े वाला थोड़ी कर रहा है, सोनपरी को देख लो। और सालों से फलों की ठेलियां जो हैं वो इस इलाके के मुसलमान चलाते हैं। मैं खुद कई बार दिल्ली से देहरादून गया हूं, और देहरादून से वापसी आते समय वहां पर आम मिलते हैं दोस्तों, और ये आम अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान बेच रहे होते हैं। मैंने उनसे कई बार खरीदा है। ये उनका धंधा है, ये उनका बिजनेस है। आप उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं? बताइए। आपको हमें ये बताया कि 2015 में जो एक नियम आया था कि हर एक ऑटो ड्राइवर को अपने ऑटो पे उसका नाम और पहचान लिखनी होगी, तो क्या इस नियम से किसी समुदाय के ऑटो ड्राइवर्स का धंधा समाप्त हुआ? सरकार ने तो नहीं कहा कि भाई किसी पर्टिकुलर समुदाय से नहीं खरीदना है, ऑर्डर तो सबके लिए है। अब द वायर की ना आरफा को भी देख ही लेते हैं। पहले तो इनके थंबनेल को देखिए, सीधा सीधा लिख दिया गया कि एक वर्ग के साथ खुला भेदभाव है। अब मेरा प्रश्न ये है कि कैसे ये खुला भेदभाव है? जब ऑर्डर सबके लिए हैं तो भेदभाव कैसे है? अब इन्हें सुनते हैं कि ये क्या बोल रही हैं। हिटलर के जर्मनी के बाद साउथ अफ्रीका में इसको लेकर एक बहुत ही हिंसक की नीति थी। वो साउथ अफ्रीका की बात थी जो कि 1990 के दशक में ख़त्म हो गई। अब ये भारत, वो भारत जो हज़ारों साल की जिसकी सभ्यता और संस्कृति है, वहाँ भारत में रहने वाले भारत के ही अपने ही नागरिक जो सैकड़ों साल से यहाँ रहते हैं, उनके साथ भेदभाव की नीति भारत के ही एक प्रांत में चल रही है। तो मैडम ने तो सीधा सीधा जर्मनी और साउथ अफ्रीका से इस नियम को इक्वेट कर दिया, जो कि बिल्कुल झूठ है। पर अपने समुदाय को बरगलाना भी तो है। अब ना ये सुनिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इसमें, तो आप पंचजन्य का ये सीधा लिखा हुआ बिल्कुल सही शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये ऑर्डर है, कांवड़ियों के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए ऑर्डर है। आप तो पंचजन्य में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि कोई भी विशेष समुदाय का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकता और सबको अपना अपना नाम लिखना होगा। तो हमें कोई ये बताए कि आइडेंटिटी फोर्ज करना किसी का जन्म सिद्ध अधिकार कैसे हो सकता है? अब यदि कोई पंगा शिवा भोजनालय पर होता है तो बदनाम कौन होगा? भगवान शिव के उपासक। पर बाद में पता चले कि वो भोजनालय तो कोई शकील चला रहा था, लेकिन तब तक तो झूठ फैल चुका होगा। अब चलिए इसी केस को ना रिवर्स करके देखते हैं। सुनील नाम का व्यक्ति एक होटल खोलता है जिसका नाम रखता है निजामुद्दीन, ठीक है, और वहां नॉन हलाल फूड बेचता है। एक समुदाय के लोगों को लगेगा कि भाई ये तो निजामुद्दीन होटल है, तो यहां तो हलाल फूड ही मिलेगा।
तो रिजवान वहां आकर खा लेता है, पर बाद में पता चलता है कि वो तो सुनील था जिसने ये होटल खोल रखा था और यहाँ के सभी कर्मचारी भी सुनील के ही समुदाय के थे और तो और फूड भी नॉन हलाल था। तो रिजवान को कैसा लगेगा? उत्तर ना आप कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। बाकी ये लोग इस पर्टिकुलर समुदाय को क्यों बरगला रहे हैं वो ना योगेंद्र यादव ने अपनी एक वीडियो में बताया भी है, देखिए। इन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स just watch the streets carefully. If democracy, republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. ऊपर जिन भी लोगों की वीडियोस मैंने दिखाई हैं उनमें से मैक्सिमम हिंदूज थे और ऐसे ही लोगों को डेल्यूजनल कहा गया है। ऐसा इनको क्यों कहा गया है वो हम ना अगले अध्याय में देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि यूपी सरकार का ये स्टेप भारत के बहुसंख्यकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो चलते हैं अगले अध्याय में। जितने लोगों की बात अभी तक आपने सुनी है इनके बारे में एक शब्द कहा जा सकता है, डिल्यूजनल, या फिर दूसरा शब्द प्रोपेगेंडिस्ट। जैसे कि पूरा मुद्दा हमने समझा कि भोजन की शुद्धता का है, जिसे हर रिलीजन अपने अपने तरीके से मान रहा है, कोई हलाल कहकर, कोई कोशर कहकर या फिर कोई जैन फूड कहकर। बस इसी तरह कांवड़ियों की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं शुद्धता को लेकर। नाम चाहे अंकुर हो या फिर असलम हो, दोनों को अपनी दुकान के बाहर लिखना है। इसे कम्युनल रंग केवल वो लोग दे रहे हैं जिनका धंधा इससे चलता है। दूसरी ओर ये कदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे अवसर पैदा करता है जो भारत में दलित समुदाय के लिए रोजगार पैदा करे। हलाल सर्टिफिकेशन जो रोजगार छीनता है उसकी भरपाई दुकान के बाहर नाम लिखने वाला ये कदम कर सकता है। इसकी मोरालिटी पर डिबेट हो सकती है, पर फिर वो डिबेट हलाल पर भी होनी चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, कदाचित इसके अतिरिक्त कोई अन्य कदम ऐसा नहीं उठाया जा सकता जो हलाल से पैदा हुए इस डिस्क्रिमिनेशन को काउंटर कर सके। और इसी के कारण ये स्टेप दलित स्पेशली खटीक समुदाय को न्याय देता है। इस स्टेप के साथ केवल एक सर्टिफिकेट को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसे आप सात्विक सर्टिफिकेट कह सकते हैं, जिसके कुछ रूल्स हों। उदाहरण के लिए अधिकांश बहुसंख्यक समाज के लिए गाय आस्था का विषय है, तो भोजन कोई ऐसा व्यक्ति ना बनाए जो गौभक्षण करता हो या भोजन में थूकने की प्रथा पर विश्वास करता हो। आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई छूट नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों खाऊं? जब ऐसा सर्टिफिकेट होटल्स को, ढाबों को या फिर प्रोडक्ट्स को मिलेगा तो हलाल सर्टिफिकेशन के कारण जो हो रहा है उसे काउंटर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार के विरुद्ध कुछ लोग न्यायपालिका पहुंच गए हैं इस ऑर्डर पर स्टे लेने के लिए और न्यायपालिका इस निर्णय पर स्टे लगाने की तैयारी में है, वैसे ही कुछ दूसरी विचारधारा के लोगों को हलाल के विरुद्ध न्यायपालिका जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा मौका है, अन्यथा आपको सेक्टर बाय सेक्टर नौकरियों से निकाला जाता रहेगा, क्योंकि हलाल केवल नॉनवेज फूड में नहीं है, ईंट पत्थर की बिल्डिंग तक में हलाल है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में उठाया गया ये कदम पहला ऐसा कदम माना जा सकता है जो हलाल काउंटर की डायरेक्शन में है। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? कमेंट्स में बताएं। प्रोपेगेंडा को काटने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हमें सपोर्ट कीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को अवश्य देखिए जो आपको एक और विषय के बारे में गहराई से जानकारी देने वाला है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।